Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 4. पिछले टर्म पे मैं चैप्टर 4 का एक एक्सरसाइज अपलोड किया था, क्वेश्चन पेपर उसका किया था, आप उसे किए होंगे। क्वेश्चंस थोड़े टफ जरूर हैं क्योंकि चैप्टर आपका उतना इजी नहीं था, ड्राइवल्स और डिक्यूज के बारे में था। चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन उसके क्वेश्चंस अच्छे खासे बने थे, आप उस क्वेश्चंस को किए होंगे। अभी आपने जान लिया था ट्राइबल्स के बारे में, डिक्यूज के बारे में क्या था क्या नहीं है वो मैंने डिस्कस किया। साथ ही मैंने आपको याद होगा मैंने आपका चैप्टर 2 पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था कि किस प्रकार यहाँ यूरोपियंस कंट्री आके इस्टेब्लिश हुई, 5 कंपनियाँ आई थी, ब्रिटिशर्स की और सारी कंपनियों के बारे में डिस्कस किया। वहाँ ध्यान में होगा मैंने आपका लास्ट टॉपिक पढ़ाया था 1856 तक, जहाँ मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया था और बताया था जब लॉर्ड डलहौजी 1848 में यहाँ एज ए गवर्नर बन के आया, गवर्नर जनरल बन के आया, तो अपने साथ एक पॉलिसी लेकर आया था। उसी पॉलिसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कुछ उसी को कहते हैं गोद लेने का अधिकार, कुछ कहते हैं राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि उस लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 2 पॉइंट थे, 2 रूल थे, 2 उनके नियम थे। पहला क्या था, जिस शासन में या जिस किंगडम में, जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी ना हो, कोई सक्सेसर ना हो, यानी राजा का कोई बेटा ना हो और बाई चांस वो राजा एक्सपायर कर गया तो उस स्टेट को, उस किंगडम को ब्रिटिश रेजिडेंट में मिला लिया जाएगा, यानी वहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा अंग्रेज़ों की तरफ से, जो उस राज्य की निगरानी करेगा, सब कुछ वहाँ करेगा, यह कहकर कि भैया मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ, बदले में उस किंगडम को उस ब्रिटिश रेजिडेंट का सारा खर्च वहन करना होगा, सारा खर्च देखना होगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो यही, और सेकंड पॉइंट ये भी था जैसे किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी अगर छोटा बच्चा है, कोई सक्सेसर जो है वो छोटा है अभी, कि अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई, अब राज्य तो उसी छोटे बच्चे के हाथ में चला जाएगा, तो ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ भी जाएगा, यानी ब्रिटिश उस किंगडम को एक्वायर्ड कर लेगा और वहाँ अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख लेगा। क्लियर? वो ब्रिटिश रेजिडेंट उस राज्य में रहकर हर एक प्रकार की निगरानी करेगा, राजा क्या कर रहा है, राजा कैसा रूल और रेगुलेशन बना रहा है, राजा किस हिसाब से टैक्स लगा रहा है, ये सब कुछ वो देखेगा और ये कहकर वहाँ रहेगा कि भैया मैं यहाँ हूँ आप ही की सुरक्षा के लिए, आपके पड़ोसी राजा से बदले में आपको मेरा सब कुछ वहन करना होगा, यानी सारा खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है वहाँ पे ये रेजिडेंट रहकर अपने इशारे पे उन राजाओं को नचाता था और जैसा मन करे उस हिसाब से टैक्स लगाकर उस राजा से बहुत सारा पैसा वसूलता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। ब्रिटिश रेजिडेंट ये कहता था कि भैया मैं आपकी सुरक्षा के लिए लग रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वो राजा उसी ब्रिटिश रेजिडेंट से ही सुरक्षित नहीं थे और सबको तो बात ही छोड़िए। क्लियर? तो ये पिछले टर्म पे ही मैंने डिस्कस किया था ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1856 तक। आज आपके उस चैप्टर के आगे की कहानी आपका चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 5 है व्हेन पीपल रिबल, किस प्रकार पीपल्स ने रिवोल्यूशन किया, इसी को कहते हैं 1857 एंड आफ्टर। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 और वो है 1850 का रेवोल्यूशन, जिसे इंडिया का पहला सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं, बाहर के जो हिस्टोरियंस, आपकी बुक में हालांकि ये डिस्कस नहीं किया गया है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि बाहर जो ये रेवोल्यूशन हुआ ना 1857, तो जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर हैं, वो इसे एक रेवोल्यूशन मानते हैं, एक सिंपल सिपाही रेवोल्यूशन मानते हैं, यानी सिपाही विद्रोह मानते हैं। लेकिन हम जो इंडियंस हैं ना, इसको हम लोग एक फ्रीडम कहते हैं, एक फ्रीडम फाइट कहते हैं, यानी एक स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्लियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम, फ्रीडम फाइट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों एक ही तो लग रहा है, विद्रोह करना या स्वतंत्रता संग्राम कहना एक ही बात तो है। तो एक ही बात नहीं है बाबू, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर? रेवोल्यूशन कुछ और को कहते हैं और स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम फाइट किसी और पॉइंट को कहते हैं। कभी इंडियंस ने ब्रिटिश स्कॉलरों से यानी फॉरेन हिस्टोरियन से पूछा कि आप लोग 1857 को क्यों नहीं फ्रीडम फाइट मानते, क्यों नहीं स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं? तो फॉरेनर हिस्टोरियंस ने कहा सर हम लोग किसी भी रेवोल्यूशन को फ्रीडम फाइट तब कहते हैं जब वो रेवोल्यूशन 2 पॉइंट को फुलफिल किया हो,
2 पॉइंट यानी 2 कंडीशन होने चाहिए किसी भी रेवोल्यूशन को फ्रीडम फाइट कहने के लिए। क्लियर? इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कहिए क्या कंडीशन है भाई, कौन से 2 कंडीशन है, अगर वो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हुआ होता तो आप रेवोल्यूशन मानते। क्लियर? फॉरेनर ने कहा, फॉरेन हिस्टोरियंस ने कहा जो मेन है, जो वही तो फॉरेन हिस्टोरियंस से मेन तो वही होता है, हम लोग का भी हिस्ट्री उनके पास जाता है, जब वो मान्यता देते हैं तब जाके वो इतिहास बनता है। क्लियर? हमने कहा बताइए 2 पॉइंट क्या है। उन्होंने कहा पहला पॉइंट, किसी भी रेवोल्यूशन को मैं इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता फाइट, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता संग्राम मैं तभी मानूंगा जब उस विद्रोह में सभी ग्रुप का समर्थन हो, सभी ग्रुप का सहयोग हो, सभी ग्रुप का हेल्प किया हुआ हो। क्लियर? इंडियंस ने कहा इस रेवोल्यूशन में सभी ने साथ नहीं दिया था। फॉरेनर ने कहा कहाँ साथ दिया भाई, आपके देश के राजाओं महाराजाओं ने साथ ही नहीं दिया, पीजेंट ने साथ ही नहीं दिया, ओमेंस ने साथ ही नहीं दिया, बुद्धिजीवी यानी इंटेलिजेंट लोगों ने साथ ही नहीं दिया, फार्मर्स ने साथ ही नहीं दिया, जो जागीरदार हैं साथ ही नहीं दिए, जो साहूकार हैं साथ ही नहीं दिए, इतना बड़ा ग्रुप आपका साथ ही नहीं दिया, तो कहाँ ये इंडिपेंडेंस फाइट है भाई, कहाँ ये फ्रीडम फाइट है, ये तो रेवोल्यूशन है एक जो कुछ वर्ग ने मिलकर किया। इंडियंस ने कहा चलिए ठीक है भाई, दूसरा कंडीशन बताइए। उन्होंने कहा सर मैं रेवोल्यूशन को फ्रीडम फाइट तब भी मान सकता था जब तख्ता पलट हो गया हो, यानी जिसका राज है उसका राज खत्म हो गया हो और उसकी जगह पर उसके अगेंस्ट वाले का राज शुरू हो गया हो। क्लियर? 1857 से पहले भी यहाँ ब्रिटिश राज था और 1857 के बाद भी ब्रिटिश राज हुआ। कहाँ हुआ तख्ता पलट, कहाँ रेवोल्यूशन, कहाँ ये फ्रीडम फाइट है भाई? आप तब भी गुलाम थे, अब भी गुलाम है, तो क्यों मैं इसे फ्रीडम फाइट मानूं? क्लियर? दोनों पॉइंट तो बड़ा अच्छा पॉइंट था, हालांकि यही है भी, यही डिफिनेशन है रेवोल्यूशन को फ्रीडम फाइट कहने के लिए 2 पॉइंट होने का अनिवार्य है, निश्चित तौर पर नेसेसरी है। इंडियंस हिस्टोरियंस ने कहा भैया आप मानिए या ना मानिए, हम इंडियंस ये फ्रीडम फाइट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी विद्रोह, इसी रेवोल्यूशन, इसी फाइट ने अंग्रेजों को बताया भैया अंग्रेज तुम्हारे दिन भारत में पूरे होने वाले हैं, जिस दिन ये इंडियंस एक साथ खड़े हो गए तुम्हें भागने के लिए यूरोप भी छोटा पड़ जाएगा। क्लियर? फॉरेनर तुम इसे मानो फ्रीडम फाइट या ना मानो, हम हिस्टोरियंस इसे फ्रीडम फाइट मानते हैं और हमेशा मानेंगे। इसीलिए इंडियन व्यू से ये एक फ्रीडम फाइट है, तो फॉरेनर व्यू से यह एक रेवोल्यूशन है। क्लियर? हमें हिस्ट्री सभी को साथ में लेके चलना चाहिए, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियंस हो, इसलिए हमें भी यह एक रेवोल्यूशन मानना पड़ता है। अंदर ही अंदर ये जरूर फ्रीडम फाइट रहा है, लेकिन समाज में हम इसे एक रेवोल्यूशन ही कहते हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि रेवोल्यूशन और फ्रीडम फाइट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? आपका जो पहला टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक है पॉलिसी एंड द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए क्या पॉलिसी बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वो लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ आया तो 1856 तक वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया, उसी के अकॉर्डिंग 1856 में इसने अवध को एक्वायर्ड कर लिया। अवध बहुत बड़ा स्टेट था इंडिया का, आप जानते भी हैं, मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था तो उसमें बताया था अवध, मुगल और बंगाल मिलकर वार किए थे, तो बहुत बड़ा अवध राज्य था जिसको 1856 में इसने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। इनका कहना था अवध के जो नवाब जी हैं वो नवाब अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जरूरी हो गया वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट को इस्टेब्लिश किया जाना, और इस प्रकार उन्होंने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे करके यही उनकी पॉलिसी ही थी, राज्य हड़पने की यही नीति ही थी, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यही पॉइंट डिस्कस किया गया इस हेडिंग में, छोटा पॉइंट है। क्लियर?
सेकेंड हेडिंग जो है, नवाब लूज देयर पावर, यही वही बात, नवाब क्या हुआ, अपने पावर को लूज किया। बैटल ऑफ बक्सर में आपने देखा बंगाल का नवाब खत्म हो गया मीर कासिम, आपने अवध देखा, अवध को मिला लिया है इन अंग्रेजों ने। इसी प्रकार कई राज्यों को जीता। आपको पता होना चाहिए, बड़ा नाम सुना एग्जाम्पल के तौर पर महारानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी जहर देने की वजह से। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ही जहर दिलवाया था खुद उन्हीं के एक भाई से, कुछ कहते हैं ब्रिटिशर्स डायरेक्ट जहर दे दिए थे। जो भी कारण था, पति मर गया, उनका एक पुत्र था, उस पुत्र को भी इन्होंने जहर दे दिया। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद ले लिया था। बच्चे को गोद जरूर लिया रानी लक्ष्मीबाई ने, लेकिन उस बच्चे को ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं किए और उन्होंने झांसी को अपना लिया, झांसी को एक्वायर्ड कर लिया, वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक इसी प्रकार का आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक बच्चे को गोद लिया था, नाना साहब कानपुर वाले। उस नाना साहब को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि भाई एक गोद लिए हुए पुत्र को हम सक्सेसर नहीं मानते हैं, इसलिए वहाँ भी कानपुर में भी ब्रिटिश रेजिडेंट इस्टेब्लिश किया, अवध को मिला ही लिया था। इसी तरह सतारा, हैदराबाद, पता नहीं कितने क्षेत्रों को इन्होंने एक्वायर्ड कर लिया। वहाँ के नवाब, वहाँ के किंग्स के पावर को कम करते चले गए और ब्रिटिश रेजिडेंट के पावर को बढ़ाते चले गए, क्योंकि इंडियंस किसी भी किंगडम में इतनी पावर अब नहीं बची थी कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट से किसी प्रकार का झगड़ा या किसी प्रकार का रेवोल्यूशन करने लगे। ये वेट करने लगे उस दिन का जब सभी इंडियंस एक साथ मिलेंगे और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश एम्पायर से, और वही कभी बनेगा 1857 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। क्लियर? तो इस हेडिंग में वही अवध के बारे में बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में डिस्कस किया है, कुछ कानपुर नाना साहब के बारे में डिस्कस किया गया, वही सारा पॉइंट डिस्कस किया गया है ये नवाब लिव्स देयर पावर्स वाले पॉइंट में। क्लियर? जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपका हेडिंग है रिस्पॉन्स द पीजेंट एंड द सिपाहीज। क्लियर? पीजेंट, किसानों की हालत कितनी ख़राब है, सिपाहियों की हालत कितनी ख़राब है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है नेक्स्ट हेडिंग में। तो पीजेंट के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, अब तक तो हम लोग पीजेंट ही पढ़ते आ रहे हैं, कितना टैक्स उनके ऊपर लगा। पीजेंट चाहे वो किसान हो या जमींदार हो, कितना टैक्स अदा करते थे बेचारे, इतना टैक्स देते थे कि खुद अपने लिए ही वो भोजन नहीं रख पाते थे। ये पिछले टर्म पे बहुत हमने डिस्कस किया है। आपका लैंड सेटलमेंट मैंने डिस्कस किया था, महालवाड़ी डिस्कस किया था, मैंने आपका रैयतवाड़ी डिस्कस किया गया, 3 सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिशर्स का, तीनों समझा भी दिया हूँ। तो आप समझ सकते हैं पीजेंट के ऊपर कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उसको मैं बार बार डिस्कस करूँगा नहीं, आप उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं सिपाहीज की, यानी सिपाहियों के। आपको पता है पहले के जो सिपाही हुआ करते थे ये ऐसा मानते थे कि अगर हम समुद्र क्रॉस करेंगे, यानी एक देश से अगर दूसरे देश में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। समुद्र नागने से, क्रॉस करने से सीज को हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब वर्मा से अंग्रेजों ने युद्ध किया तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को वहां भेजने की कोशिश की। इंडियन सोल्जर्स ने मना किया तो इन अंग्रेजों ने इंडियन सोल्जर्स को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं सिपाहियों के मन में ये भावना आ गई कि अंग्रेज हमारे धर्म पर इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारे धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, और हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे धर्म को प्रभावित करे। क्लियर? पीजेंट दुखी हैं क्योंकि टैक्स बढ़ाया गया, सिपाहीज दुखी हैं, सिपाही दुखी हैं क्योंकि उनके ऊपर धर्म जैसा पॉइंट लगाया गया। क्लियर? जब ब्रिटिशर्स ने ये जाना कि अच्छा भाई ये धर्म संबंधी मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये सिपाही सारे रेवोल्यूशन कर दें, तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, तमाम सुधार भारत में शुरू कर दिया, कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। क्लियर? वही बात की गई है नेक्स्ट हेडिंग में, जिसको हेडिंग दिया है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। क्लियर? यानी 19th सेंचुरी यानी 1800 के बाद भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ रिफॉर्म किए गए हैं। जैसा 1829 में उन्होंने भारत में सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, सती प्रथा को खत्म किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए सती प्रथा भाई धर्म से रिलेटेड है। बंगाल में तो बहुत सतियाँ की जा रही थी, हस्बैंड के मरने के बाद उनकी वाइफ को जिंदा जला देते थे, ये उनका एक धर्म था, बंगालियों का एक धर्म था। आपने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। अब सती प्रथा को खत्म करना यानी बंगालियों के धर्म में एक प्रकार का इंटरफेयर करना है जिन्हें वो बंगालियों ने पसंद नहीं किया।
1856 में आपको रीमैरिज, विधवा विडो का फिर से रीमैरिज जैसा एक कानून एक्ट लाया गया जिसके तहत विधवाओं का फिर से विवाह किया जाना था। दास प्रथा को मुक्त कर दिया गया, दास प्रथा खत्म कर दी गई, ठगी प्रथा को खत्म कर दी गई। ब्रिटिशर्स द्वारा ये सारे रिफॉर्म्स तो किए गए, लेकिन आप इस रिफॉर्म पर अगर कायम रहते तब कोई बात ही नहीं रहती। लेकिन एक अंग्रेज गवर्नर आया, 10 साल रहा, वो रिफॉर्म करके 10 साल बाद चला गया। अगला अंग्रेज गवर्नर आया, पता चला उसने 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया, पता चला पीजेंट के ऊपर और अत्याचार करने लगा, पता चला कि लोगों के धर्म के बारे में हस्तक्षेप करना लगा, तो आपका सारा कराया हुआ बेकार हो गया। क्लियर? अंग्रेजों के केस में कुछ ऐसा ही था। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा गवर्नर जनरल था, बड़ा अच्छा गवर्नर जनरल था, बड़ा अच्छा कार्य किया उसने भारत में। सती प्रथा को खत्म करने वाला वही है, ठगी को खत्म करने वाला वही है, सब कुछ करने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। गया लॉर्ड डलहौजी आया, लो सब कराधारा बेकार कर दिया, उसने ला दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। जो थोड़े बहुत भारतीय खुश थे फिर वो आपसे नाराज हो गए, और इन्हीं सब कॉन्ट्राडिक्ट में, इन्हीं सब अंतर्द्वंद में हुआ है 1857 का रेवोल्यूशन, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो आज आपने तमाम हेडिंग देखा, आपने पढ़ा पॉलिसी, क्या पॉलिसी था लोगों के प्रति ब्रिटिशर्स का, जहां आपको वो गोद लेने की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना नवाब लूज देयर पावर, जिसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है द पीजेंट एंड द सिपाहीज, किस प्रकार पीजेंट दुखी थे और किस प्रकार सिपाहीज बेचारे दुखी हो गए कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन उन्हें करना पड़ा। लास्ट हेडिंग आज मैंने आपको पढ़ाया रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, कि किस प्रकार ब्रिटिशर ने कुछ रिफॉर्म किए हैं, कुछ सुधार किए हैं। निश्चित तौर पे उन सुधारों की वजह से हम ब्रिटिशर्स को कभी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ रिफॉर्म भी किया है तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, कि इससे उनका फ़ायदा था इसलिए वो रिफॉर्म करेंगे। ये अलग बात है कि भविष्य में उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा हम उठाएं। क्लियर? सब कहते हैं उन्होंने ही ट्रेन लाया, उन्होंने ही सड़क बनवाया, उन्होंने ही अच्छे खासे पुल बनवाए। अरे भैया, तो वो अपने लिए बनवाए थे ना, हमारे लिए थोड़े ही। हालांकि वो चले गए तो उसका यूज़ हम करते हैं, लेकिन बनाया तो अपने लिए ही था ना। उसके हर एक ईंट को लगाने वाला इंडियंस है, हर उस ईंट का पैसा देने वाला इंडियंस है, उन्हें जोड़ने वाला इंडियंस है। तो ब्रिटिशर्स क्यों अच्छे हैं भाई? खड़े होके बनवा दिया इसीलिए। लेबर भी हमारे, पैसा भी हमारा, खर्च भी हमारा, सब कुछ हमारा, वो खड़े होकर बनवा दिए तो अच्छे हो गए। नहीं जी, उन्होंने वो अपने फायदे के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि हम उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर? बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं अरे भैया उन्हीं का बनाया हुआ चल रहा है। अरे बनाया तो इंडियंस ने है, पैसा लगाया तो इंडियंस ने, ईंटा लगाया तो इंडियंस ने, लेबर है इंडियंस के। तुमने क्या किया? खड़े होकर वहां बैठ के देख रहे थे बस। इंजीनियर इंडियंस के थे, तुम केवल ऑर्डर दे रहे थे बस। क्लियर? तो याद रखिएगा, सब सुधार तो जरूर किया, लेकिन वो सुधार उनके खुद के फायदे के लिए था। ये अलग बात है कि इन फ्यूचर में उसका एडवांटेज हम इंडियंस को मिला है। क्लियर? तो आज ये सारा पॉइंट आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में 1857 के रेवोल्यूशन का रीजन बताऊंगा, क्यों 1857 का रेवोल्यूशन हुआ है, ये डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके पास मैं क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ एक सिंपल सा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।